गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में। और मैं आज बच्चों लेके आऊँ इस वीडियो में क्लास 12 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली आपका जो है क्लास 12 में इकोनॉमिक्स का जो है वो दो बुक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनका यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन आपको बताने वाले, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, हम लोग करके सारे प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलेंगे। कहता है प्रश्न नंबर 2 में कि अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं, है ना, क्या है प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा एक और दो दोनों, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या है इसके प्रमुख शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है ना, क्या सम्मिलित होती है, व्यक्तिगत इकाइयों का को सम्मिलित किया जाता है, छोटे छोटे चरों का, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों इनमें से सभी, ठीक है ना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 जो है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका प्रश्न नंबर 5 कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के दो प्रमुख शाखाएं, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत स्तर पर, है ना, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, कोई फर्म या कोई फैमिली यानी परिवार का अध्ययन करता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन और इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे तीनों जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है ना। ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो शाखा अभी ये पूछा जा रहा है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा, यानी कि इसकी विषय सामग्री, विषय वस्तु या विषय क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में, विषय के क्षेत्र में ये अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो वस्तु का कीमत निर्धारण के का अध्ययन किया जाता है, साधन कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि निम्न में से उत्पादन के साधन या उत्पादन के एजेंट कौन से हैं। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, और चौथा दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है या कौन सी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का, ग्रीक भाषा का, जर्मन या अंग्रेजी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ग्रीक भाषा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलेंगे। कहता है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है, ठीक है ना। तो जो अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा गया, व्यष्टि और समष्टि में, इसको बांटा किसने है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, रेगनर फ्रिस ने, ठीक है ना, रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांट दिया। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। कहता है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए अर्थशास्त्र को की परिभाषा को लेकर अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत था, है ना। तो किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, अर्थात धन संबंधी परिभाषा किसने दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, एडम स्मिथ ने, ठीक है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। प्रश्न नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ध्यान रखेंगे आर्थिक क्रियाएं, है ना, कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया, एक और दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, है ना, एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। 12 कहता है सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 3 रॉबिन्स ने दिया था, क्योंकि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया। ठीक है, उनका मानना था कि अर्थशास्त्र में साधन सीमित होते हैं। जनरली सभी मानवों के पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता अधिक होती है, असीमित होती है, इसलिए कभी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी विचार को कहा जाता है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया, रॉबिन्स ने दिया। आगे प्रश्न नंबर 13 कहता है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर मार्शल, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। देखिए, धन संबंधी विचारधारा दिया एडम स्मिथ ने, कल्याण संबंधी परिभाषा दिया मार्शल ने, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया किसने, रॉबिन्स ने। ठीक है, 3 यहाँ पे अर्थशास्त्रियों के जो विचार हैं अर्थशास्त्र को लेकर के, या उनके जो परिभाषाएं हैं, वो अपना अपना मत देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलेंगे। कहता है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं कौन है। तो इसका सही जवाब होगा रेगनर फ्रीसी हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ही अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया, व्यष्टि और समष्टि में। तो व्यष्टि का यानी कि माइक्रो का, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, छोटा शास्त्र का जो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, रेगनर फ्रीस हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है किनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। देखिए यहाँ पे कल्याण संबंधी परिभाषा आ गया, मानव कल्याण का विज्ञान है। तो इसका सही जवाब होगा ए मार्शल, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। 16 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा, ऑप्शन 3। देखिए भूमि, श्रम और पूंजी जो है उत्पत्ति के साधन हैं, बट मुद्रा उत्पत्ति के साधन नहीं है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलेंगे। 17 कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, या इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18 कहता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। तो सही जवाब होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलेंगे। कहता है निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। यानी कल्याणवादी यानी कि मानव कल्याण का विज्ञान है ना, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यह कथन किसका है, तो आपको पता ही है, यह कथन मार्शल का है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है। तो मार्शल तो दिया हुआ, लेकिन मार्शल के समर्थक तो होंगे, या कल्याणवादी विचारधारा के समर्थक तो होंगे कोई। 3 में से कोई ना कोई समर्थक है और एक ऐसा हो जो समर्थक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, यानी समर्थक नहीं है। तो सही जवाब होगा JB से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में कहता है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 फ्रेडमैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेडमैन, इसे भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। कहता है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं हम लोग, कस्टमर को, ग्राहक को उपभोक्ता, है ना। तो उपभोक्ता का जो भी एक्टिविटी होता है, चाहे वो मांग हो या पूर्ति हो, हम किस में करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन है। तो जाहिर से ऑफिशियली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 कहता है निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। ऑप्शन दिया है असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन, 1 और 2 दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, यानी कि असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों पर हमारी आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 कहता है निम्न में से कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है। कहता है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। सही बात है, बिल्कुल, आवश्यकताएं मतलब अनंत होती है, कभी अंत नहीं होगी आवश्यकता मानव की। दूसरा, साधन सीमित होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तीसरा, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। बिल्कुल सही जवाब। दुर्लभता किसे कहते हैं, दुर्लभता की स्थिति क्या है, आवश्यकताएं अधिक, साधन सीमित, और उसी स्थिति को हम कहते हैं दुर्लभता। और दुर्लभता की समस्या फिर मजबूरन हमें चयन करने की समस्या उत्पन्न कर देती है, यानी कि चयन को जन्म देती है। क्योंकि मेरे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, तो सीमित साधन से हम असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें चयन करना पड़ता है। तो इसका मतलब है तीनों कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी।
प्रश्न नंबर 24 की ओर चलेंगे। कहता है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो इसकी समस्याएं यहाँ पे दिया हुआ है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना। अच्छा, आगे सवाल है कि आर्थिक समस्या, 25वां प्रश्न कहता है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 चुनाव की। ठीक है ना। तो आर्थिक समस्या मूलतः देखा जाए तो चुनाव की समस्या है। किसके? चुनाव की। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 26 कहता है साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? साधन, ऑप्शन दिया हुआ यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल सही जवाब। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा गौर से। दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक का संचलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? देखिए ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, इधर वाई वस्तु है और इधर एक्स वस्तु है। ठीक है ना। इधर वाई वस्तु है, इधर एक्स वस्तु है। अब यहाँ पे एक बिंदु, इसका मतलब दर्शा रहा है कि वाई वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है और एक्स वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन जब ये बिंदु ए से बी की ओर खिसक जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब वाई वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है और एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन में देखेंगे, अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास, संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन, ठीक है, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब। देखिए जब ये बिंदु यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गया तो ये दर्शाता है कि वाई वस्तु का कम उत्पादन हो रहा है और एक्स वस्तु का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलेंगे। 28 कहता है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, क्या है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादन किसके लिए किया जाए और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, है ना। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ठीक है। तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो आर्थिक प्रणाली होती है वो 3 होती है। एक होती है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रितवादी। ठीक है ना। तो जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व यानी कि दोनों साथ साथ रहते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलेंगे। 30 में कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है सबसे ज़्यादा अधिकतम लोक कल्याण करना, क्योंकि इसमें सभी साधनों का स्वामी कौन होता है? सरकार होता है। ठीक है। और जब सरकार होगा तो सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण करना। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलेंगे। कहता है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत। इसमें कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण नहीं बल्कि अत्यधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यह अर्थव्यवस्था टिका होता है। तो जिसमें जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होगा, दिखेंगे आप लिखा होगा कहीं कहीं बार लैंग्वेज चेंज करके, पूंजीवादी को कहा जाता है बाजार मूलक अर्थव्यवस्था और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसे कहा जाता है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो केंद्र के द्वारा, सरकार के द्वारा नियोजन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 32 कहता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो आप देखेंगे ढाल जो गिर रहा है वो बाएं से दाएं की ओर गिर रहा है, बाएं से दाएं की ओर गिर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों बाएं से दाएं यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 कहता है उत्पादन संभावना वक्र ऑप्शन अक्ष की ओर नतोदार होता है, अक्ष की ओर उन्नतोदार होता है, अक्ष की ओर समांतर होता है, अक्ष के लंबवत होती है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 अक्ष की ओर नतोदार होता है। अर्थात जो उत्पादन संभावना वक्र होते हैं ये हमेशा अक्ष की ओर झुके हुए होते हैं। आप देख सकते हैं ये उत्पादन संभावना वक्र इस अक्ष की ओर, चाहे वो एक्स अक्ष हो या फिर वाई अक्ष हो या फिर एक्स अक्ष हो, ये हमेशा क्या होंगे? इधर मूल बिंदु की ओर हमेशा क्या होंगे? नतोदार होगा। नतोदार मतलब झुकी हुई होती है। ठीक है। चलिए तो सही जवाब मिल गया आपको ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। देखिए आर्थिक समस्या कौन सा वक्र दर्शाता है? उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीन वक्र या उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम पीपीसी है ना
क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, पीपीसी वक्र कहते हैं। तो कौन दर्शाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उत्पादन संभावना वक्र ही आर्थिक समस्या को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है, केंद्रीकृत, योजनाबद्ध, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। देखिए साधनों के स्वामित्व के आधार पर तो सभी हैं, बस स्वामित्व जो अलग अलग, केंद्रीकृत योजनाबद्ध में सरकार होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में कोई निजी व्यक्ति होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो दोनों हो सकते हैं, सरकार भी और निजी व्यक्ति भी। तो इसका मतलब है इनमें से सभी होगा। प्रश्न नंबर 36 कहता है उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव का कारण है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र कभी कभी क्या होता है, खिसक जाता है। आपको पता होगा जी, इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र बनाए होंगे, तो कई बार वो ऐसे खिसक जाता है, कई बार वो इस तरह से खिसक जाता है ना, या कई बार वो इस तरह से खिसक जाता है। यानी कुल मिला के देखें तो उत्पादन संभावना वक्र का जो खिसकाव होता है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला साधनों में परिवर्तन और दूसरा तकनीक में परिवर्तन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। अगर साधन में परिवर्तन होता है, अगर हम एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं तो वाई का कम करना होगा, तो साधनों में परिवर्तन हो गया। और अगर तकनीक में परिवर्तन कर देते हैं तो हम दोनों वस्तुओं के उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र से इससे क्या होगा, खिसकाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर चलेंगे। 37 में क्या कहता है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है ना, चयन यानी चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कब, असीमित आवश्यकताओं से, सीमित साधनों से, 1 और 2 दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। देखिए जब आपकी आवश्यकता असीमित होगी और साधन क्या होंगे, सीमित होंगे, तब आपके पास एक समस्या उत्पन्न होगा, और तब जाके आप, तब इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, दुर्लभता। और दुर्लभता ये है कि आपके पास साधन कम है लेकिन आपका डिमांड जो आवश्यकता जो है वो अधिक है, और ऐसे में आप क्या करेंगे, अब सीमित साधनों से अपने प्राइमरी यानी जो प्राथमिक चीज़ है, आवश्यकता जिस चीज़ की, आप सबसे पहले उसको खरीदने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गई ना चयन की समस्या उत्पन्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 कहता है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी, एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, सैमुअल्सन या रॉबिन्स ने। तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3, सैमुअल्सन ने दिया। प्रश्न नंबर 39 कहता है किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। ठीक है, दो वस्तु के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा बच्चों उत्पादन संभावना वक्र। और प्रश्न नंबर 40 कहता है निम्न में उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है, क्या है। पहला दिया है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतुदार होता है। ऑप्शन 3 कहता है 1 और 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बच्चों देखा आपने कि कुल 40 यानी 40 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ कवर किया चैप्टर नंबर 1 से, और ये 40 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और याद कर लें, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास हो सकें। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहें।